वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम यू टेट जो उत्तराखंड का टेट हुआ था अभी 24 मार्च को, उसमें जो अपर प्राइमरी में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे 30, उसका पेपर सॉल्यूशन हम देखेंगे। और जिन बच्चों ने पेपर दिया है तो वो अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने आंसर्स उनके सही हैं। बाकी जो बच्चे रीड की तैयारी कर रहे हैं और सुपर टेट अदर एग्ज़ाम में साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो अपने आप को चेक कर सकते हैं इसमें कि वो कितनों के आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सारिका टुक डिस्टिल्ड वाटर, और ये हमने सीटेट में पता नहीं कितनी बार करा है। मैंने देखा पेपर तो काफ़ी कुछ सीटेट से मैच करता हुआ है, और जो पैडागोजी के क्वेश्चन हैं वो तो उन्होंने सीटेट के उठाकर ही इसमें दे दिए हैं। तो मतलब पेपर अच्छा आया था। ये जो यूटेट का था काफ़ी ट्रिकी पेपर था। सारिका ने आंसू जल लिया एक बोतल में, और हमें ये बताना है कि ये जो आंसू जल है ये विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है या फिर ये इसका बैड कंडक्टर है। यहाँ पर हमें इसको बताना है व्हाट इज़ शी लाइकली टू फाइंड। उसने जब इसको लिया और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की कोशिश करी तो बताइए क्या प्राप्त करने की संभावना है। अब देखिए, डिस्टिल्ड वाटर, जब भी आंसू जल आ जाए तो इसमें ना तो कोई मिनरल ना ही कोई लवण सॉल्ट वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से ये विद्युत का पुअर कंडक्टर होता है। तो यहाँ पर जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, यह विद्युत का हीन चालक है। जबकि अगर मैं नॉर्मल टैप वाटर की बात करूँ तो उसमें सॉल्ट भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी का चालक होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर आंसू जल में नहीं होता, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो इसमें पूछा गया, 1 नैनोमीटर का मान पूछ रहा था, 1 नैनोमीटर की वैल्यू पूछ रहा था। बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी कर दिया होगा, 10⁻⁻9 माइक्रोन। जबकि ये नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर जो है वो आपका 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है, और आंसर में पूछ रहा है माइक्रोन में वैल्यू। तो अब देखिए किस तरह से आपकी वैल्यू निकल कर आएगी, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, 1 नैनोमीटर तो हो गया आपका 10⁻⁻9 मीटर के, और आपको ये पता होना चाहिए जो 1 माइक्रोन होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के। ये वैल्यू आपको पता होंगी। अब मैं यहाँ से ही निकाल दूंगी 1 नैनोमीटर की वैल्यू। मैं 1 नैनोमीटर को इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 10⁻⁻6 इंटू 10⁻3। इस तरह से लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती हूँ। और यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे तब भी ये क्या बनेगा, 10⁻⁻9 बनेगा। और अब मैं इस 10⁻6 की जगह क्या लिख दूंगी, 1 माइक्रोन, है ना। और ये 1 नैनोमीटर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 10⁻³ माइक्रोन के बराबर आ गई। तो यहाँ पर जो आंसर होना था वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 10⁻³ माइक्रोन। काफ़ी ट्रिकी करके और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे ये लगा नैनोमीटर वाला, और आई थिंक ये आपके आगे फ्यूचर में भी बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें पूछा गया वो ये था, जब जो वेव है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे वाटर से एयर में गई, एयर से वाटर में गई, एयर से ग्लास में गई, तो मीडियम चेंज हुए। जब माध्यम चेंज होंगे तो हमें बताना है कि क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए, हमने पढ़ा है जब तरंग वेव जाती है तो उसमें कभी भी फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती, बाकी वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ उसकी बदल जाती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 या फिर 124, वो सीरीज़ में इस तरह से है, 121 से शुरू होकर मैं 4 बोल रही हूँ उसको। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, m द्रव्यमान का एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा बतानी है। और ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है ये रीट में भी आया है, ये सुपर टेट में भी आया है, और ये क्वेश्चन अब यू टेट में भी आया है। ये क्वेश्चन वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर का, तो आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पर ये रिलेशन पूछ रहा है आपसे संवेग की, मोमेंटम की और काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन पूछ रहा है। पहली बात तो आपको मोमेंटम संवेग पता होना चाहिए, वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब कितना वेलोसिटी में परिवर्तन होगा। ठीक है, और वो मास, जहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसका कुछ मास तो होगा ही, तो वो जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उस ऑब्जेक्ट में, वही क्या है, आपका मोमेंटम है, संवेग है। और यहाँ पर हमें संवेग से रिलेशन बनानी है किसकी, गतिज ऊर्जा की। तो आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। जब साइकिल स्टार्टिंग में खड़ी हुई होती है तो उसमें ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो चलना शुरू कर देती है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो
वाइब्रेशन करेंगे, जिससे क्या होता है उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते चले जाते हैं वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है ये हमें बताना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, चलिए कर देते हैं। देखिए मोमेंटम क्या होता है आपका, P इज इक्वल टू एम वी, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैंने क्या करा, ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर दी और ऊपर नीचे दोनों में m से मल्टीप्लाई कर दी। तो ऊपर मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर m के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और ये एम वी क्या होता है, p होता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, p लिख दूंगी। तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, p का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 2m। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 kg है, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर g का मान पृथ्वी की सतह का मान का कितना होता है, 1/6 होता है, ये आप सभी को पता होगा। द मास ऑफ द मैन एट द मून विल बी, तो हमें बताना है मास क्या होगा मैन का। बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि मास जो है वो 1/6 ग्रेविटी, क्योंकि 1/6 हो गई, तो मास भी जो है वो 1/6 हो जाएगा, और वो इसको मल्टीप्लाई करके 6 1 जा 6 6 2 जा 12 12 kg आंसर कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। देखिए चाहे आप अर्थ पे हों या किसी भी प्लैनेट पे चले जाएं, मास में कोई चेंज नहीं आता, चेंज सिर्फ आपका वेट होता है। तो यहाँ पर तो आपका मास जो है वो 72 kg ही रहेगा, ये बात आप रट लीजिए। मास चेंज नहीं होता, हमेशा वेट चेंज होता है। वेट में कमी आती है, मास, अब मास क्या है, बॉडी का स्ट्रक्चर। ऐसा थोड़ी है कि आप फैल जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। मतलब आपकी जो बॉडी है, जो आपका स्ट्रक्चर है, चाहे वो अर्थ पे हो चाहे वो मून पर हो, हर जगह सेम रहेगा। तो मास कभी भी चेंज नहीं होता, चेंज होता है वेट। और यहाँ पर बात हो रही है मास की, इसलिए मास चेंज नहीं होगा, वो आपका 72 kg ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 या फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता। साउंड वेव में जो ध्वनि तरंगे होती हैं, जो आपकी कैसी तरंगे होती हैं, जो आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, उनमें कौन सा जो क्वालिटी है, इफेक्ट है, वो नहीं पाया जाता। देखिए विवर्तन वो करती हैं, डिफ्रैक्शन वो करती हैं, इंटरफेरेंस भी वो करती हैं, व्यतिकरण भी करती हैं, रिफ्लेक्शन भी करती हैं, टकराएंगी वापस जा सकती हैं, लेकिन वो ध्रुवण नहीं करती, पोलराइजेशन नहीं करती। यही क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव नहीं होती, ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, जिसकी वजह से ये पोलराइजेशन नहीं करती। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि किसी द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका कथनांक क्या होता है, और ये हमने पढ़ रखा है बहुत पहले, बहुत बार पढ़ा है। इफ़ द प्रेशर ओवर अ लिक्विड इंक्रीजिंग, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, वो भी बढ़ जाएगा जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 या क्वेश्चन नंबर 8, उच्चतम भेदन क्षमता का विकिरण है, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। रेडिएशन विद मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर, देखिए पेनिट्रेशन पावर किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी। और गामा किरणें जो होती हैं, जिनकी वेवलेंथ 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 होती है, काफ़ी कम वेवलेंथ होती है, जिसकी वजह से इनकी ये जो है ये मैक्सिमम पेनिट्रेशन करती हैं। कौन सी रेज, आपकी गामा किरणें। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे हु इन्वेंटेड गामा रेज। देखिए गामा रेज के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो हीरे में होता है ना, वो कब संभव होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम, जब लाइट ट्रेवल करती है कहाँ से, डेंसर से रेयर मीडियम में। डेंसर को हिंदी में बोलते हैं सघन, सघन से विरल में जाती है, डेंसर से रेयर में जाती है। जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा वो डेंसर, और जिसकी डेंसिटी कम वो रेयरर। तो यहाँ पर ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, और यहाँ पर ये डेंसर से रेयर में जाएगी। उसमें क्या होता है, जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज़्यादा एंगल बनता है, जिसकी वजह से वो वापस आ जाती है, और वहाँ पर फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जो हमें देखने को मिलेगा
डेंसर से रेयरर में। बाकी देखिए एग्जाम्पल में हवा हल्की होती है पानी से, तो ये रेयर से डेंसर हो गया, ये भी रेयर से डेंसर है, ये भी रेयर से डेंसर है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ही है जो डेंसर से रेयर है, सघन से विरल की तरफ जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर सही होगा। यहीं पर आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 130 है, इसमें निम्न में से कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिकाओं के भीतर ही जनन करता है? सीधा सा एग्जाम्पल होगा, ये होता है आपका वायरस। ये इंडिपेंडेंट स्टेट में खुद से कुछ नहीं होते, लेकिन जैसे ही इन्हें होस्ट की एक बॉडी मिलती है उसके अंदर जाकर ये रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, तो ये होते हैं आपके वायरस, विषाणु। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है? ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, और जिन्होंने पहले सारी साइंस की सीरीज देखी है उनके लिए क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होंगे, क्योंकि हमने ज़्यादातर सारे टॉपिक कर रखे हैं, और रीड की क्लास अगर आपने देखी है तो बहुत से क्वेश्चन आप यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कर पाएंगे। तो वायरस से कौन सा डिजीज़ होता है? वो होता है इन्फ्लुएंजा, क्योंकि टाइफाइड, पेचिस और हेजा, कॉलेरा, ये सारे के सारे हमें किससे होते हैं? ये सारे के सारे हमें जीवाणु, बैक्टीरिया से होते हैं। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा होता है, चाहे कफ हो गया, चाहे आपकी चिकन पॉक्स हो गई, ये सारे के सारे हमें वायरस से होते हैं, विषाणु से होते हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताएंगे मलेरिया किससे होता है? मलेरिया किससे होता है? ऑप्शन भी मैं आपको दे रही हूँ, प्रोटोजोआ से होता है, वायरस से होता है, या बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ पर तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक विद्यार्थी ने सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप होता है उसकी सहायता से ऐसी कोशिका को देखा जिसमें कोशिका भित्ति तो है, सेल वॉल तो है, लेकिन उसमें कोई भी केंद्रक नहीं है, कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। तो हमें बताना है कि वो कोशिका कैसी है। अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल में नहीं होती, तो ये ऑप्शन तो बाहर हो गया, क्योंकि इसने देखा जिस ऑर्गेनिज्म को उसमें सेल वॉल है। सेल वॉल आपकी या तो बैक्टीरिया में होती है या फिर प्लांट सेल में होती है। ठीक है, अब देखिए जो प्लांट सेल होते हैं उनमें केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, और ये कह रहा है यहाँ पर उनमें वेल डिफाइंड केंद्रक नहीं है, तो वो आपके प्रोक्रिएट्स ही होते हैं। और प्रोक्रिएट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? वो आपके बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वो कैटेगरी आती हैं जिनके अंदर सेल वॉल तो है, लेकिन उनके अंदर वेल डिफाइंड केंद्रक, न्यूक्लियस नहीं होता। तो यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, जीवाणु की कोशिका, या फिर इसके अलावा अगर यहाँ पर नीले हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी भी लिखा होता तब वो भी सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, ये कह रहा है BHC एंड मेलाथियोन ये क्या होते हैं? ये याद करने वाला ही क्वेश्चन था। ये आपके कीटनाशक होते हैं, सिंथेटिक कीटनाशक होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। रेडिएशन प्रदूषण का एक उदाहरण है कौन सा? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन 131। ये सॉइल में आ जाता है, जिससे एनिमल वगैरह उसको ले लेते हैं और उनको डिजीज़ हो जाती है। तो आयोडीन 131 जो है ये एग्जाम्पल होता है रेडिएशन पॉल्यूटेंट का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कोयले का शुद्धतम रूप, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। एंथ्रासाइट जो होता है वो कोयले का सबसे शुद्धतम रूप ही होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? शुद्ध बर्फ का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस, कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़ीरो ही होता है। अब देखिए बहुत से बच्चे 0 केल्विन कर आए होंगे जल्दबाजी में, वो 0 डिग्री सेल्सियस में होता है, केल्विन में आपका 273 केल्विन होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होना था वो ऑप्शन नंबर ए होना था, 273 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक जीवित निकाय द्वारा उत्पन्न प्रकाश को क्या कहते हैं? जीवित निकाय की बात कर रहे हैं। आपने देखे होंगे बहुत से ऑर्गेनिज्म रात में क्या होता है, उनमें भी लाइट चमकती है, तो वही जो लाइट गिवन आउट बाय द लिविंग बॉडीज उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम जीव दीप्ति बोलते हैं, ल्यूमिनेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही था। अगर आप हिंदी वाला ऑप्शन देख लेते तो इसका आंसर आप बड़ी आसानी से दे पाते। एक अधातु जो कि ऊष्मा एवं विद्युत का अच्छा सुचालक है, अ नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि नॉन मेटल अधातु का एक एक्सेप्शन भी है, और वो कौन सा होता है? वो आपका ग्रेफाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा एग्जाम में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। द फॉर्मूला ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस इज, फॉस्फोरस के एक मॉलिक्यूल का, एक अणु का फॉर्मूला क्या होता है? वो आपका P4 होता है। और एग्जाम में काफ़ी बार सल्फ़र का भी पूछा जाता है, तो सल्फ़र का S8 होता है, क्लोरीन का Cl2 होता है, जैसे ऑक्सीजन का 2 होता है ना, इस तरह से। तो ये फॉस्फोरस का पूछ रहा था, वो P4 होता है, हमेशा ये बात याद रखनी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये था, ड्यूराल्यूमिनियम मिक्सचर
धातु में एल्युमिनियम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अगर आपको ये नहीं भी पता था तब भी आप इसका आंसर दे सकते थे। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम बहुत हल्का होता है और इसका उपयोग किया जाता है एरोप्लेन वगैरह में। ये जो आपका ड्यूरालिनियम है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये एल्युमिनियम का यूज़ इसलिए हम करते हैं क्योंकि ये उसको हल्कापन प्रदान करता है, ये उसमें हल्कापन लाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो एल्युमिनियम है, Al है जिसका सिंबल, वो ब्रिंग करता है क्या, लाइटनेस इन दैट सब्सटेंस, जो हमारा मिश्रण है। ठीक है। 142 में क्या था, इसको सम्मिलित करना था, बताना था कौन से यहाँ पर सही मैच हैं। देखिए, खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है, बिल्कुल सही। अंगूर में टार्ट्रिक एसिड होता है, बिल्कुल सही। मधुमक्खी के डंक में मैलिक एसिड नहीं, ये तो एप्पल में होता है। मधुमक्खी के डंक में आपका फॉर्मिक एसिड होता है, तो ये गलत हो गया। विनेगर में आपका एसिटिक एसिड होता है, ये भी सही। तो यहाँ पर जो सही है वो है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करा करें, और जो बच्चे नए भी हैं तो प्लीज़ आप चैनल से जुड़ें और देखें, आपको साइंस जो है वो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी चैनल पर जुड़ने के बाद। क्योंकि मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि बेस्ट से बेस्ट नॉलेज मैं अपने स्टूडेंट्स को दे सकूं। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। यहाँ पर ये बताना है क्रिस्टलीकरण के बारे में, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये एक फिजिकल चेंज होता है, ये हमने सीटेट में भी पढ़ा है, रीट में भी पढ़ा है। बिल्कुल ये एक फिजिकल चेंज ही होता है। इसका प्रयोग पदार्थ को शुद्ध करने में होता है, बिल्कुल जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था, जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल थे वो हमने शुद्ध रूप में प्राप्त करे थे। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही यहाँ पर क्या हैं, सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। यहाँ पर फिर से हमें बताना है सॉल्यूशन के बारे में, विलयन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, जो सॉल्यूशन होते हैं, पहली बात तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं होते। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस क्या है, ये हमने रीट में बहुत अच्छे से पढ़ा है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बट इतना याद रखिए, सॉल्यूशन आपके हेट्रोजीनियस नहीं होते, वो होमोजीनियस होते हैं। तो ये वाली बात तो गलत है। और जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस फेस में भी हो सकता है, ये बात सही है। तो यहाँ पर जो सही कथन है वो आपका केवल सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आईसीटी की फुल फॉर्म पूछ रहा था, वो होती है आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कक्षा से कौशल विकास कोर्स प्रारंभ होगा। तो ये आपका कक्षा 6 क्लास 6 से होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही था। अब पेडागोजी के 2-3 क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल इन्होंने क्या करा है, सीटेट के उठाकर ही यहाँ पर दे दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। तो कठिन कार्य, बच्चों से कठिन कार्य कराना कोई भी साइंटिफिक एटीट्यूड की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या पूछा गया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। और मुझे लगता है यहाँ पर बहुत से बच्चे ऑप्शन ए कर आए होंगे, जो कि गलत है। याद रखिए, ये बिल्कुल सीटेट का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन सीटेट में काफ़ी 2 बार पूछा जा चुका है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है साइंस में। क्यों? क्योंकि इट इज़ डायग्नोस्टिक। बच्चों ने क्या कर दिया होगा, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायता करता है। और बाकी पता नहीं जो वो माने, लेकिन इसका आंसर यही होना चाहिए, डायग्नोस्टिक। अब क्यों, देखिए साइंस के टर्म में आप समझिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, हम छोटे छोटे पीरियड में ही क्या करते हैं, बच्चों की कमियों का पता लगाते हैं और फिर टीचर उनको दूर करता है। आकलन में यही तो होता है, कमी का पता लगाएगा टीचर और बाद में उसको दूर कर देगा। ठीक है। तो आकलन इसलिए ही कर रहा है टीचर, कमी पता लगे, उसका निदान हो जाए, इसलिए नहीं कि बच्चे के अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो। वो तो एक्टिविटी के माध्यम से और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनके थ्रू हो सकता है, लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट इसलिए ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें बच्चों की कमियों का पता लगे, उनको फिर बाद में दूर भी कर लिया जाता है। बच्चे फॉर्मेटिव में सोचेंगे कि इसमें खाली कमियों का पता लगा जाता है, लेकिन कमियों का पता लगा के दूर भी तो होना है, तो ये निदानात्मक भी है। तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर जो है वो आपका सही होगा, क्योंकि सीटेट ने भी ऑप्शन नंबर बी ही जो है वो सही माना है। विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है, ये भी सीटेट का क्वेश्चन ही इन्होंने उठा लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। उनके अंदर क्रिएटिविटी को नर्चर करना है ना, एक्सपेरिमेंटेशन स्किल जो है वो उनके अंदर बढ़ सके। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए यहाँ पर जो आपके पेडागोजी से थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछा गया वो ये था कि एनसीएफ 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होनी चाहिए। इससे आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या है। तो इस पे यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। विज्ञान जो है वो बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाती है। बिल्कुल, साइंस शुड इनेबल द स्टूडेंट इन लर्निंग द प्रोसेस। जब भी प्रोसेस शब्द आ जाता है साइंस में वो बहुत अच्छा होता है। एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज, उनके अंदर साइंटिफिक नॉलेज आ सके, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें अर्थपूर्ण ढंग से समझ में आए। नहीं, हमें अर्थपूर्ण ढंग से नहीं समझाना, हमें उनके अंदर
वैज्ञानिक कौशल को अर्जित करना है और उनको जो प्रक्रियाएं हैं वो अच्छे से आनी चाहिए करनी, क्योंकि साइंस में हम साइंस को समझते नहीं है, साइंस को प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। और मुझे लगता है एक आध क्वेश्चन हो सकता है जो इधर उधर हो जाए, बाकी मैंने पूरी कोशिश की है, जो मेरे अकॉर्डिंग लगता है आंसर्स बिल्कुल रहने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर दें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।